अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। IMF का वफ्द पाकिस्तान आ गया और आज मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं और इतलात यही है कि हुकूमत को IMF से किस्त लेने के लिए मज़ीद सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि आज की मुलाकात के बाद जारी होने वाले वजारत ख़जाना की प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने आज IMF के मिशन को मुआशी रिफॉर्म्स के लिए किए जाने वाले इक़दाम का बताया, जिसमें फिस्कल खसारा कम करने, एक्सचेंज रेट का इस्तेहकाम और तवानाई के सेक्टर में रिफॉर्म्स शामिल हैं ताकि मईशत में बेहतरी आए। जबकि IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने इस एतमाद का इजहार किया कि हुकूमत नवे रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए IMF की शराइत पूरी करेगी और साथ ही इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रखते हुए IMF का प्रोग्राम पूरा करेगी। अभी मुज़ाकरात का पहला दिन था, 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होने हैं और पाकिस्तान के पास IMF प्रोग्राम की बहाली के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर 3.2 अरब डॉलर्स रह जाएंगे, जो मुश्किल से 2.5 हफ्तों की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मज़ीद डिपॉजिट से पहले IMF प्रोग्राम की शर्त रख दी है और प्रोग्राम में ताख़ीर की वजह से चीनी और मुत्तहिदा अरब अमारात के कमर्शियल बैंक्स ने भी पाकिस्तान से अपने डिपॉजिट्स रोल ओवर करने के बजाय वापस निकलवा लिए हैं और बरामदात और तरसीलात ज़र भी गिर गई हैं। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है। हुकूमत ने पहले तो रुपए के कदर को मसनूई तौर पर रोक कर रखा, मगर फिर IMF के इसरार के बाद मार्केट पर छोड़ा तो रुपया 16% गिर गया, मगर आज जरा सब्जा और डॉलर ₹2.25 गिरकर इंटरबैंक में 267 रुपये 89 पैसे का हो गया, मगर ओपन मार्केट में 275 रुपये और ब्लैक मार्केट में 280 रुपये पर दस्तियाब है। जबकि आज स्टॉक मार्केट में भी 800 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, यानी IMF प्रोग्राम की वजह से मार्केट में ये उम्मीद है कि चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। और जियो न्यूज़ के मुताबिक वजारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में IMF ने माली खसारे और नुकसानात की निशानदही कर दी है और माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम को रिलीफ देने की मुखालफत नहीं की, मगर दीगर शोबों में रिफॉर्म्स पर जोर दिया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि गर्दिशी कर्जों में खातिर ख्वाह कमी लाई जाए, 7,470 अरब रुपए का FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा किया जाए, पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए की वसूली का टारगेट पूरा किया जाए, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम पर अमल किया जाए और रियासती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करके उनके नुकसानात को कम किया जाए और 4.9% के बजट खसारे और प्राइमरी खसारे के टारगेट को पूरा किया जाए। जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान तमाम मुतालबात पूरे करेगा, मगर इसके लिए मजीद वक्त दिया जाए। अब ये वो काम है जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को करना है, क्योंकि हुकूमत ने IMF से इस माली साल के लिए बिजली का सर्कुलर रेट कम करने का वादा किया, मगर जुलाई से नवंबर तक उल्टा 257 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया। इसलिए अब IMF का इसरार है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए का इजाफा करे और बिजली के शोबे में सर्कुलर रेट को 2,500 अरब रुपए से नीचे लाए। इसके अलावा हुकूमत ने रवा माली साल में 4.9% का फिस्कल खसारे का टारगेट रखा, जो गुज़िश्ता बरस के 7.9% के खसारे के टारगेट से 2% कम है, मगर शुरू के 6 माह में ही हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस से ज़्यादा खसारा कर दिया है। तो इसीलिए अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि IMF हुकूमत से 600 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स इक़दामात का मुतालबा कर रहा है। इसके अलावा हुकूमत 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का टारगेट रख चुकी है, मगर IMF का अंदाज़ा है कि इस टारगेट में भी 300 अरब रुपए तक का शॉर्टफॉल मुतवक्के है। इसलिए हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर सकती है या पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगा सकती है, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में रुपया 16% गिर चुका है और उसके बाद ही IMF का वक्त पाकिस्तान आया है। हुकूमत ने मसनूई तौर पर 4 माह तक डॉलर को रोका तो अब तवक्कात से ज़्यादा गिरा है और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी साल के आखिर तक 248 रुपए के डॉलर का टारगेट रखा था, मगर अब कहा है कि रुपए की कदर में कमजोरी का सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को आने वाले महीनों में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना रह सकता है, मगर रुपए की कदर गिरने के मईशत पर असरात होंगे, जिसमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में इजाफा शामिल है और इसके नतीजे में स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकता है और पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस बढ़ने की तवक्कात हैं, जिससे इस माली साल में मईशत 0.3% से सुकड़ सकती है। मगर रुपए की कदर गिरने से पाकिस्तान को IMF से किस्त मिलने में मदद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल में कमी आएगी, क्योंकि करेंसी को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना IMF की एक शर्त है। इसी दौरान हम बता दें कि अब से कुछ देर पहले जो शुमार आए हैं ज़राए के मुताबिक 7 माह में FBR ने जो टैक्स इकट्ठा किया है वो टारगेट से 214 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 7 माह में हदफ से 214 अरब रुपए FBR ने टैक्स कम इकट्ठा किया है, यानी ये दबाव भी अपनी जगह रहेगा, क्योंकि IMF का इसरार है कि 7,470 अरब रुपए का जो साल का टारगेट था उसे पूरा किया जाए। आज क्या हुआ, आगे हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे, मईशत को कवर करने वाले साहब शहबाज राना और मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, ज़ाहिर है जो इतलात आ रही है वो यही कि PDL का टारगेट हुकूमत पूरा करे, फिस्कल डेफिसिट के लिए इक़दाम करे, क्या हुकूमत को मजीद इक़दाम ही करने पड़ेंगे? जो सख्त रवैया है क्या वो बरकरार है? हालांकि आज पहला दिन था, मगर उससे क्या तासुर मिल रहा है?
जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए उसी प्रेस रिलीज़ के अंदर एक जुमला था कि आईएमएफ ने उम्मीद जाहिर किया कि पाकिस्तान जो है वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेगा। तो वो जो एक जुमला है ऑन बिहाफ ऑफ नेथन पोर्टर वो सारी सूरत हाल जो वाज़े कर देता है। अभी तक जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है वो यही है कि किसी तरीके से आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि तमाम जो सख्त तरीन इकदाम अभी हमने करने हैं वो सारे ना किए जाएँ और एक रोड मैप वो स्टैगर हो, ये तमाम चीज़ें अभी से लेके जून तक कर ली जाएँ। लेकिन मेरे ख्याल हुकूमत को भी अब शायद इस चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत मेजर रिलीफ जो है वो आईएमएफ की तरफ से मिलेगा। तो अब जो सख्त तरीन इकदाम हैं हम सब वो कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो करने के अलावा अब लगता है ऐसा कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। जिस किस्म की जो डिमांड्स आईएमएफ की तरफ से आ रही है उसे अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान को मुश्किल तरीन जो इकदाम हैं वो करने पड़ेंगे। अभी भी अगर आप देख लें जो 35 रुपये रेट बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का, उसमें पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोलियम लेवी पहले ही 50 रुपये के ऊपर है और डीजल के ऊपर 35 थी, इन्होंने 40 कर दी। तो इस यहाँ से जो फासला है 855 अरब रुपए तक पहुँचने का वो काफ़ी मुश्किल तरीन रास्ता है और उसके लिए कई सख्त तरीन इकदाम करने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि जो मोड ऑफ लेजिस्लेशन होगा कि ये ऑर्डिनेंस होगा या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है और उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का एक बहुत बड़ा कंसर्न अब ये रहा है कि जिस किस्म के इकदाम इवन की हुकूमत ने थ्रू लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए भी किए वो भी कोई इतने ड्यूरेबल नहीं थे। आपने देखा कि जो सुपर टैक्स है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट रिलाई कर रही थी, कोई 240 अरब रुपये सिर्फ इनका ख्याल था कि दिसंबर के महीने में सिर्फ सुपर टैक्स से आ जाएगा, तो वो चीज़ कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगी क्योंकि वो होनी थी। तो आईएमएफ का अब जो इन्हिसार होगा वो प्रोडक्टिव, ड्यूरेबल और क्वालिटी जो टैक्सेशन मेयर्स हैं उसकी तरफ होगा और उसमें फिर जो इनकम टैक्स है आपका उससे फौरी आपको यील्ड नहीं आएगी। आपको पता है कि इनकम टैक्स जो रियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें प्रॉबेबली ये इस किस्म के इनको टैक्स के इकदाम करना पड़ेंगे जिसको फौरी इनको रिजल्ट्स मिले। जैसे पेट्रोलियम लेवी, उसमें एक चीज़ है, पेट्रोलियम लेवी जो एक्ट के तहत अभी उसको 50 रुपये फी लीटर से ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो वो भी एक डिस्कशन में चीज़ आ रही है कि शायद उसको अब ऊपर लेके जाना पड़े, क्योंकि अगर जीएसटी लगता है तो उसका तो ऑलमोस्ट जो मेजर हिस्सा है उसका वो तो सूबों को चला जाएगा और वफाक इस वक्त बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि सूबों को इजाफी टैक्सेस दे। तो मेहताब साहब आप बताइएगा, आपने ज़रा परसों स्टोरी की कि 2000 अरब रुपए का इजाफी पाकिस्तान को खसारे का सामना हो सकता है। उससे पहले आईएमएफ को लगता है कि 7000 अरब रुपए जमा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, एफबीआर को आपने रिपोर्ट किया कि लगता है कि 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अब जब आईएमएफ इतना इसरार कर रहा है, हुकूमत कन्विंस कर पाएगी या पहले दिन भी यही तासुर है कि जी हुकूमत को भी मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे? देखें, आज जो डिस्कशन का आगाज़ हुआ जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब पर्सनली मौजूद थे, उसमें नेटन पोर्टर की तरफ से एक मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर पाकिस्तान को दिया गया है। वो ये है कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे टू फिल द फिस्कल गैप। तो जो फिस्कल साइड पे आइंदा आने वाले चंद दिन हैं उस पे जो गैप है उसको कम करने के लिए हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो या तो एडिशनल टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पीडीएल शामिल है, या एक्सपेंडिचर्स की मैसिव कट करे। अब ये हुकूमत की चॉइस है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाती है। चूँकि आईएमएफ जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके ऊपर उनका फोकस है कि आपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट 4.9 रखा था और जो प्राइमरी डेफिसिट है उसका सरप्लस 0.2% ऑफ जीडीपी जनरेट करना था। तो बुनियादी तौर पे उसके अंदर जो गैप है उसके लिए हमें एक ड्यूरेबल और इस तरह की क्वालिटी टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि वो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, मसलन फ्लड लेवी बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। अब बैंकों के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ाने के लिए जो विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने कमाया था उसके लिए हुकूमत तैयार है। विदहोल्डिंग टैक्सेस उसके रेट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार है। जो हुकूमत के लिए और डार साहब के लिए चैलेंज है वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरफ तो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी, दूसरी तरफ अगर पेट्रोलियम लेवी के अंदर या जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगता है तो उसके नतीजे में एक इन्फ्लेशन का मज़ीद तूफ़ान आएगा। और आज ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दोबारा से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन है। और इन दोनों का कम्बिनेशन का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा और गुर्बत में भी इजाफा होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में एक बड़ा ही मुश्किल प्रोग्राम है जिस पे डार साहब को जो है वो एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
ये बड़ी आम बात है कि ऑप्शन कोई नहीं रह गया है और 4 महीने के फैसलों की वजह से भी ऑप्शन मजीद महदूद हुए हैं। शहबाज राना, अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कह दिया कि बिजली की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर नहीं है, गुज़िश्ता दिनों का बयान आ गया। अब आपकी भी अपनी स्टोरी है कि सर्कुलर डेट जो मैनेजमेंट प्लान था हुकूमत का, उससे ही कोई 250 अरब रुपए इजाफी कर दिया, हालांकि उसमें कमी करनी थी। IMF कह रहा है कि रिवर्स करें आप सर्कुलर डेट में इजाफे को, तो करना पड़ेगा या आपके ख्याल में कोई ना कोई हुकूमत ने कोई तैयारी की है कि जिसकी वजह से कोई रास्ता निकल जाए? देखिए, खुर्रम दस्तगीर खान साहब कुछ भी कहें, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश हो सकती है। अगर ये हुकूमत संजीदा है कि ये IMF के प्रोग्राम में रहना चाहती है और एक इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहती है बाय 9 फ़रवरी, तो फिर इनको कुछ मुश्किल इकदाम करने पड़ेंगे। अब ये एक और सवाल है कि हम IMF को 3 रुपये पे 4 रुपये फी यूनिट पे मनवा लेते हैं, 7.5 रुपये पे मनवाते हैं, वो एक बात की बात है, बट इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि ये कुछ इनको वहाँ पे कोई रिलीफ मिल जाएगी। इनका बिल्कुल एक सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान एक इनका पहले भी बना था, जिसके अगेंस्ट आपने देखा इतनी ज़्यादा डेविएशन हुई है, और जब डेविएशन होती है तो उसका बोझ तो वहाँ पे डाल दिया जाता है, जैसे डालने की अभी तैयारी भी हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। अब एक जो रिवाइज जो मेरी इतला है वो ये है कि एक रिवाइज सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान बन गया है, वो आजकल में IMF के साथ शेयर भी हो जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी का जो आस्पेक्ट है उसके अंदर वो कितना है, वो हमेशा उसके ऊपर सवालिया निशान रहता है। इसी सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान के साथ जो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ शेयर किया था और एग्री किया था, उसी के अगेंस्ट डेविएशन हो रही है, तो कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब रिवाइज प्लान बन गया, कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना नहीं होता, इसके ऊपर मेरे हमेशा सवालिया निशान रहते हैं, और यही वजह है कि IMF अब इनके ऊपर उस लिहाज से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं जी आप अपफ्रंट ये सारे काम करें, आप टैरिफ इंक्रीज करें, आपने जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पहले छोड़ी थी वो इंक्रीज करें, जो इसके साथ ही आपने जो एक जो स्टॉक पड़ा हुआ है सर्कुलर डेट का, उसको जो रिटायर करने का प्लान था उसको आपने रिटायर नहीं किया एज पर प्लान, तो उसको रिटायर किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो पैसे पड़े हुए थे जो हमने सर्कुलर डेट को रिटायर करने में यूज़ करने थे, वो हुकूमत का शायद उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ से पैसा निकाल के हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ दे देंगे या जो चाइनीज़ IPPs हैं उनको रीपे पैसा कर देंगे, तो IMF आपको ये करने नहीं देगा। तो इट्स अ टफ टास्क, ख्वाहिशात अपनी जगह पे काम करना पड़ेगा इस दफ़ा। मेहता वैसे साहब आप बताइएगा, क्योंकि ये जो मिस कमिटमेंट्स का सिलसिला है गुज़िश्ता हुकूमत से चलता आ रहा है, 2,500 अरब रुपए पर सर्कुलर डेट पहुंच गया, 1,600 अरब रुपए पर तो गैस का भी पहुंच गया, 4,000 अरब रुपए से ऊपर का सामना है। मना सकती है हुकूमत किसी नए प्लान के तहत, या आपके ख्याल में करना ही पड़ेगा, शराइत माननी ही पड़ेंगी? देखिए, आप खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान का हवाला दे रहे थे, ये उनकी विश लिस्ट तो हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि टैरिफ तो बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि एक डिबेट है इसके ऊपर, और मैं भी ये समझता हूँ कि आप जब टैरिफ बढ़ाते हैं, सिर्फ पिछले 3 IMF के प्रोग्राम है जिसमें हर प्रोग्राम के अंदर 40 से 45% टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों में, लेकिन उसके बजाय आप ये देखें कि सर्कुलर डेट का इशू हल नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी वो नहीं की गई। मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ और मैं बड़ी तंदई से ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान का जो इस टाइम ये पावर सेक्टर है, ये पावर सेक्टर इतना बड़ा होल है कि इसके पिछले साल के लॉसेस 1,600 अरब रुपए थे, जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट, जो पब्लिकली नॉन डिफेंस बजट है, उससे ज़्यादा हैं। तो ये अनसस्टेनेबल है, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। अभी भी जो सर्कुलर डेट का प्लान हुकूमत रिवाइज़ कर रही है, उसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट इन्होंने करनी है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने डेफर की थी गर्मियों में, आपको याद होगा, उसकी कुछ ना कुछ रिकवरी करनी है, और तीसरा एक सरचार्ज इन्होंने लगाना है। तो अब ये देखना ये है कि किस जगह पे जाके ये IMF को कन्विंस करते हैं। लेकिन इस प्लान का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है सर कि इसके बावजूद एडिशनल सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है, और IMF जो है वो अनबजटेड सब्सिडी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो ये रिवाइज जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है, ये भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये IMF पे इसको कन्विंस कर लें। अब ये आइंदा आने वाले दिन जो है और जो निगोशिएशंस हैं, ये बड़ी टफ हैं, और देखना ये है कि हुकूमत किस टैरिफ पे जाके IMF को जो है वो कन्विंस कर पाती है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। सख्त फैसले करने पड़ेंगे, IMF मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कि हुकूमत कहाँ तक रेजिस्ट करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। कल का एक अफसोसनाक वाक़या, 100 से ज़ायद अफराद की शहादत हो गई है। हमारे साथ IG खैबर पख्तूनख्वा मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि यह हमला हो कैसे गया, हालांकि ख़तरात मौजूद थे, और आगे जाके किस तरीके से निपटा जाएगा, और दहशतगर्दी का खतरा कितना बड़ा है और कितनी तेज़ी से फैल रहा है। एक ब्रेक के बाद। कल पेशावर की पुलिस लाइंस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मज़ीद तशवीशनाक तफसीलात सामने आ रही हैं।
26 घंटों तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबी मजीद लाशों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद शहदा की तादाद 100 से जायद हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 221 है। आज मीडिया से बात करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी ने बताया कि ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, ज़्यादा लोग धमाके के शौक से गिरने वाले मलबे तले आकर शहीद हुए। बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाजा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। जैसे जैसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, वैसे ही इस पूरे मामले पर सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से मज़ीद सवालात खड़े हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जहां गुज़िश्ता साल से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी एहलकारों को खास तौर पर निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हसास इलाकों में हाई अलर्ट है। वहीं रेड जोन में जहां पुलिस अफसरान के दफ्तर थे, वहां ये हमलावर कैसे दाखिल हुआ? खुदकुश हमलावर 10 से 12 किलो बारूदी मवाद कंपाउंड के अंदर कैसे लेकर गया? क्या मस्जिद के गेट पर चेकिंग के कोई इंतजाम नहीं थे? आज मीडिया से बात करते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी ने कल होने वाले वाक़े में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ़ करते हुए तफसीलात बताई। ये पुलिस लाइन 500-600 लोगों के लिए और एक SP के लिए बनी थी। आज 6 DIGs हैं, 6 मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं। कोई सेंट्रल कमांड इस पुलिस लाइन की चूँकि नहीं थी, इस वजह से जो तलाशी का मैकेनिज्म था वो गेट की हद तक महदूद था। कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल यहाँ पे लाया गया। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। एक तरफ तहकीकात जारी है कि हमलावर कंपाउंड में कैसे दाखिल हुआ, उसे किसकी मामलत हासिल हो सकती है। वहीं ये सवाल भी पैदा हो गया है कि हमलावर का ताल्लुक किस ग्रुप से था, क्योंकि इस हवाले से भी मुतज़ाद तफसीलात सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस हमले के बाद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन बाद में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जुमान ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, जबकि इतलात के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल एक गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे कलअदम तहरीक तालिबान के साबिक रहनुमा उमर खालिद खुरासानी के कत्ल का बदला करार दिया है। उमर खालिद खुरासानी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का महमद एजेंसी में सरबराह रह चुका है, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में अफगानिस्तान में एक बम धमाके में मारा गया था। उमर खुरासानी ने TTP के साबिका महमद एजेंसी के अराकीन के साथ मिलकर 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार बनाई थी, जिसके बाद मुबैना तौर पर उसे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता साल उमर खुरासानी की अफगानिस्तान में हलाकत के बाद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया था। आज IG खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारा अंदाज़ा है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं, लेकिन वो इन दावों के बजाय इस हवाले से अपनी जामे तहकीकात करेंगे। पहले TTP ने ऐलान किया कि वो जिम्मेदार हैं, फिर TTP की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा अंदाजा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक TTP के साथ ताल्लुक रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही ISKP के एक माउथपीस है जिसको आमाक न्यूज कहते हैं, आमाक न्यूज की तरफ से भी इसका कल रात को क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो काम नहीं किए होते उसका क्लेम करना, जो काम कर लिए होते हैं उसको डिनाई करना, ये उनके मुख्तलिफ तरीके हैं और उनके तरीकों के ऊपर हम नहीं चलते हैं। हम अपनी तहकीकात को जामा तरीके से आगे लेके जाते हैं। आज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कल के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर फोकस जारी रखने की हिदायत की और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएं। एलामिया के मुताबिक पुलिस लाइंस धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों और उनके हामियों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी साहब। मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक वाक़या है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपकी पुलिस फोर्स के लिए। बहुत शहादतें हुई, मगर सवाल अपनी जगह उठ रहा है कि ऐसा लगता है कि बाकायदा एक बहुत ही वेल प्लान्ड हमला किया गया, छत का गिरना, फिर यहाँ पर बारूद लेकर आना, पुलिस लाइन के अंदर हमला होना। हालांकि सिक्योरिटी अलर्ट है, पहली पुलिस पर हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से सवाल उठ रहे हैं।
शाहज़ेब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल है, और जिस तरीके से ये हमला हुआ ख़ुदकुश और इसके नतीजे में जो जानों का नुकसान हुआ बहुत बड़ी एक तादाद है। 101 का फिगर जो इस वक्त डेथ टोल है हमारा, 101 के करीब हमारी शहादतें हुई हैं, और 57 के करीब हमारे लोग हैं जो अस्पताल में हैं, उसमें से 10-12 जो हैं सीरियस भी हैं। कल भी मैंने पुलिस लाइंस का दौरा किया, उससे पहले भी मैं अक्सर औकात जाता हूँ। आज भी हमने सब रिव्यू किया। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात जो सामने मेरे आई वो ये कि ये पुलिस लाइंस आज से कोई 125 साल पहले बनी थी 500-600 लोगों के लिए। एक एसपी उस वक्त पेशावर में हुआ करते थे, और उसके जो पुलिस लाइन की प्रेमिसेस थी, आज उस पुलिस लाइंस के अंदर 7 मुख्तलिफ दफातर हैं जिनके सरबराह DIG लेवल के अफसरान हैं। जब DIG लेवल के ऑफिसर्स सरबराह हैं तो उनके नीचे पूरा एक कमांड स्ट्रक्चर भी मौजूद है। हर वक्त 2,500 से 3,000 मुख्तलिफ एहलकार, जिसमें सिविलियंस भी हैं और जिसमें पुलिस वाले भी हैं, वो भी होते हैं। फिर SSP ऑपरेशंस पेशावर का और DIG यानी CCPO पेशावर का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग के अंदर है, और इस प्रेमिसेस में साइलिन का, दरख्वास्त गुजारों का, शिकायत करने वालों का, किसी की चोरी, किसी का डाका, किसी के ज़मीन का मसला, झगड़ा, वो तमाम लोग जो हैं दिन में सुबह से लेकर शाम तक उनकी भी आमद और रफ्त जारी रहती है। और अनफॉर्चुनेटली जितने तरह के लोग इसमें आते हैं, दाखिल होते हैं, उसमें इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होना शायद मेरे ख्याल है कोई बईद क़यास या बईद इम्कान नहीं है। मगर आईजी साहब, उसमें मसला ये है ना कि जैसे आपने कहा कि ये एक आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 500-600 लोगों के लिए, एक SP के लिए ये बना था। आज 6 DIG वहाँ होते हैं, 6 मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, फैमिलीज़ के क्वार्टर्स हैं, और जो ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस सबसे तो सिक्योरिटी और एहतियात बढ़नी चाहिए थी, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बढ़ने चाहिए थे, तो इससे तो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था सिक्योरिटी को। आई 100% एग्री। इसमें अगर थ्योरेटिकली देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखें तो वहाँ यूनिटी ऑफ कमांड जो है स्प्लिट होकर 5-6 मुख्तलिफ जगहों पे चली गई। कोई एक इदारा या कोई एक महकमा जो है वो ज़िम्मेदार नहीं रहा, और हर किस्म के लोग वहाँ पे आना जाना शुरू हो गए। और इस ब्रीच की वजह बुनियादी तौर पे यही थी कि एक सेंट्रलाइज कोई कमांड नहीं थी, कोई एक तरीक़ाकार नहीं था, और हर एक के अपने अपने मेहमानों का आना, फैमिली क्वार्टर्स में लोगों के जो रहने वाले पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके अपने रिश्तेदारों का, ताल्लुक़ वालों का, मेहमानों का आना जाना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद गेट, हमारे पास जो मेन एंट्रेंस का एक ही गेट है, उस गेट के अंदर CCTV की फुटेज जो है हम चेक कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की, ना सिर्फ कि इस एक गेट की CCTV की फुटेज, यानी 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से तकरीबन कोई 150-200 घंटे की हमारी जो फुटेज बनती है उसका एक मिनट का देखा जा रहा है। उसके अलावा आसपास के जितने इलाके में कैमरे लगे हुए हैं जहाँ जहाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे जो है अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं, उन तमाम को भी रिव्यू किया जा रहा है। सिक्योरिटी लैप्स किस जगह पे हुआ, किस तरीके से हुआ उसको भी, और साथ में ये खुदकुश धमाका करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, उसी दिन दाखिल हुआ, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले दाखिल हुआ, मवाद किस तरीके से अंदर लेके जाया गया, वहाँ अंदर तामीराती काम भी चल रहा है। साथ में कैंटीन के अंदर बहुत सारे सिविल मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका कैंटीन का सामान, आटा और बाकी खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी वहाँ पे जाती हैं, तो किस तरीके से स्मगल किया गया उस तमाम को देखा जा रहा है। ये हमारा बेसिकली जो रिव्यू है इस पूरे प्रोसीजर का, कि इस तरह के आइंदा खुदा न खास्ता किसी कार्रवाई का इंसदाद किया जा सके। लेकिन तहकीकात के हवाले से, यानी ये इंक्वायरी हमारी हो गई, तहकीकात के हवाले से हमने जो खुदकुश धमाका करने वाला शख्स है उसके बॉडी पार्ट्स की सैम्पलिंग हमने की है। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री हमारे पास यहाँ DNA वाली कोई पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, उसके सैंपल्स जो हैं हमने PFSA में भेजे हैं, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, और वहाँ पे उनका भी एनालिसिस होगा।
साथ में जो हमें बारूद का कुछ मवाद, जो जला हुआ मवाद है वो मिला है, उससे हम बारूद की जो कंपोजिशन है उसको भी डिटरमिन कर रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कि जो टेक्निकल साइड है इसकी, उसके अंदर जियो फेंसिंग हो रही है और उस जियो फेंसिंग के ज़रिए हम जितने फ़ोन उस वक्त काम कर रहे थे उनको एक एक करके हमने रूल आउट करना या उसको हमने प्रोबेबल्स की लिस्ट में डालना, वो काम भी चल रहा है। यानी मैं आपको ये बताऊं कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है और इस सारे काम के दौरान उम्मीद करते हैं कि ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक भी पहुंचे, मगर जब एक एस्पेक्ट ये है कि ज़ाहिर जब आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि आइंदा कितनी एहतियात की जाए ऐसे हमलावरों को रोकने की, मगर दूसरा एक जो इसका पहलू है वो ये कि ये मुनज़्ज़म हो कितने गए हैं और कितनी कार्रवाइयों की सलाहियत रखते हैं। क्या तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मुनज़्ज़म हो गई है इस हमले के बाद? क्या खौफ होना चाहिए आवाम को कि जिस तरीके से उनके रीसेटल करने की बात हुई थी, मुज़ाकरात हुए, उस सारे प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया? मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है। स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं 5, 7, 8, 10 लोगों का, जिसके अंदर फैसिलिटेटर्स भी शामिल हैं और ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। और चूँकि इस इलाके की एक हिस्ट्री दहशतगर्दी की रही है और इस इलाके के साथ चूँकि हमारा बॉर्डर लगता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और अक्रॉस दी बॉर्डर जो है उनके लिए पहले भी ऐसी सहूलियात मौजूद थी जिसकी वजह से वो पनाहगाहें इस्तेमाल करते थे और अभी भी उनके लिए उस इलाके में जाना या उस इलाके से वापस आना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस सारी चीज़ को, इस सिनारियो को देखते हुए मैं ये ज़रूर बताऊंगा यहाँ कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी है प्रोक्लेम्ड या प्रोफेस्ड एक्टिविटी है, अनाउंस्ड एक्टिविटी है। उन्होंने हमसे सीज़ फायर का जो भी ऐलान था वो ख़त्म कर दिया, उस बात को भी अब तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो पुलिस की, सीटीडी की, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी, जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी भी कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही हैं। हमारी शहादतें पिछले साल तकरीबन कोई 119 के करीब हुई हैं, लेकिन उसके मुकाबले में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई जिसमें दहशतगर्द मारे गए वो कोई 200 के करीब थे। उसके अलावा 800 के करीब दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। मगर इसका आगे हल करने के लिए आपकी पुलिस फोर्स हो या फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जब 2 जनवरी को इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एपेक्स कमेटीज़ के दोबारा इजलास होंगे, सीटीडी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, पुलिस की जो ज़ाहिर दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत है उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो ये जिस तरीके से ख़तरा बढ़ रहा है उसके लिए पुलिस हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, उसकी उतनी तैयारी है, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी मौजूद है? देखिए, कैपेसिटी जो है वो एक इवॉल्विंग फिनोमेना है। कैपेसिटी जैसे जैसे मिलिटेंट्स नई टेक्निक्स में अपनी अडॉप्ट करते हैं तो उसी तरह से हमें भी उन चैलेंज को मुकाबला करने के लिए अपनी टेक्निक्स को अपग्रेड करना पड़ता है। पिछले कुछ अरसे में आपने भी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी होंगी कि उसके अंदर थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग साइट्स जो हैं वो गन्स के ऊपर लगाई गई और उसके ज़रिए पुलिस के उन एहलकारों को जो रात के वक्त किसी संतरी पोस्ट पे, थाने की छत पे, किसी चौकी के ऊपर खड़े हुए थे और उनको निशाना बनाया गया। हम नहीं देख सकते थे, वो हमें देख सकते थे और उन्होंने हमारे वो एक्सपोज पार्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है या सर पे हेलमेट भी पहना हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक खासा बड़ा जिस्म का हिस्सा जो है वो एक्सपोज था, उसको उन्होंने हिट करना शुरू किया। हमारे पास वो थर्मल इमेजिंग साइट्स नहीं थी, हमारे पास थर्मल कैमराज नहीं थे, हमारे पास थर्मल डिवाइसेस नहीं थी, लेकिन अब हम उसकी एक्विजिशन का अमल शुरू हो चुका है। 11 कोर हेडक्वार्टर हमारा पाकिस्तान आर्मी का जो पेशावर में है, वहाँ से हमने नेचुरली उनको हमने रिक्वेस्ट की और वहाँ से अब ये तमाम का तमाम साजो सामान सूबा सरहद के जनूबी अजला में हमने पहुँचाया है। पेशावर के अंदर भी हमारी जो पोस्ट हैं वहाँ पे भी हमने अपने लोगों को इक्विप किया है और इसी तरीके से अब थर्मल ड्रोन्स की भी ज़रूरत है कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट को रात के अंधेरे में देखा जा सके। ये वाला एक वाक़या जो था खुदकुश का, ये डिफरेंट था, लेकिन पेशावर के अलावा बाकी सूबे के हिस्सों में रात के वक्त इनकी कार्रवाई मूवमेंट भी होती है और कार्रवाइयाँ भी होती हैं
और उन कार्रवाइयों को रोकने के लिए जो जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास अब वो कुछ आ गई है और बाकी आ रही है। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस जंग में हम पहले भी जीते थे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जीतेंगे। ऐसा ज़ाहिर है पुलिस ने लड़ाई लड़नी है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहां उनका वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, वहीं उनका मोरल बुलंद हो, डिमोरलाइज ना हो, वो भी उतना ही लाजमी है। शाहजेब साहब, आज पुलिस लाइन खैबर पख्तूनख्वा जो हमारी पेशावर में है, मैंने वहाँ दौरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे आज़म खान साहब साथ थे और उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं जवानों से बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके जवानों के साथ बातचीत की, हमने बातचीत की। जवानों के हौसले इंतहाई बुलंद हैं, मोरल बहुत हाई है। और उसके बाद मैंने अपने तमाम फील्ड यूनिट से, तमाम DIG से, RPO से, DPO से भी बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारा हर जवान खड़ा है, तैयार है और अपने इस खून का और इन शहादतों का बदला लेने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मोरल बहुत हाई है और इंशाल्लाह इस मोरल की मदद से हमने इन तमाम दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है। बहुत शुक्रिया, आईजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सर उठाना मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इस बार दहशतगर्दी का चैलेंज माजी से इसलिए भी ज़्यादा संगीन है क्योंकि इस हवाले से हुकूमत की कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर और मुज़ाकरात की कोशिशें पाकिस्तान के लिए कोई मस्बत नताइज नहीं ला सकी हैं और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हर दौर में कलदम TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जेलों में कैद अपने अराकीन को रिहा करवाने में भी कामयाब हुई है और पाकिस्तान में अपना नेटवर्क मजबूत करके अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा भी कर रही है। और अब मुल्क के सियासी हल्के भी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में रीसेटलमेंट की पॉलिसी पर एतराज़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में एतराफ़ किया कि TTP की पाकिस्तान में रीसेटलमेंट की पॉलिसी गलती थी, जबकि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट से खिताब में भी इसे एक गलत फैसला करार दिया। जबकि आज साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कलदम तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में बहाली के फैसले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि 8 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दहशतगर्दी की पॉलिसी पर बहस की जाए। मगर इमरान खान कलदम तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में वापस लाने की पॉलिसी का दिफा करते हैं और इन हमलों की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत पर डालते हैं कि उनकी पॉलिसी दुरुस्त थी, कि वो तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्हें रीसेटल करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, अब ज़ाहिर आप कह रहे हैं और हुकूमत की अब एक मुश्तरका ये बयान है कि बड़ी गलत पॉलिसी थी जिसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं, मगर इमरान खान कह रहे पॉलिसी दुरुस्त थी, उनके रीसेटल करने पर तवज्जो देनी थी, वो फिर आम शहरी बन जाते, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, इस्टेब्लिशमेंट भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लग गई, आप लोगों की भी तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखें, ये जो रीसेटलमेंट की पॉलिसी थी उसका राइट इन द बिगिनिंग ये चीज़ जो है PTI की हुकूमत अभी थी और सवात में जो है लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले ये लोग जो है सवात में लाए गए और सवात में आके दोबारा वही सरगर्मियाँ इन्होंने शुरू कर ली जो माजी में उनकी सरगर्मियाँ सवात में 2010, 2011, 2012 में थी। और आपको याद होगा कि बड़े मैसिव किस्म के वहाँ पे मुजाहरे हुए जिसमें आम लोग शहरी जो है वो मुजाहरों में शामिल हुए और अक्रॉस दी पार्टी तमाम पार्टियों ने जो है उसमें शिरकत की मासवाए PTI के। तो PTI के लोगों ने वहाँ पे शिरकत करने की कोशिश की। आपको याद होगा जो मुजाहिरीन थे उन्होंने उनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। तो ये पॉलिसी ये हमारी हुकूमत में आके नहीं बल्कि हमारी हुकूमत के बढ़ के अवाइल के अंदर ये रिजेक्ट होनी शुरू हो गई थी और PTI की हुकूमत अभी कायम थी तो वहाँ के लोगों ने इन लोगों की वापसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वाना में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। ये बातें खुशाइंद हैं कि शहरी हैं, अवाम हैं, वो नहते अवाम जिनके पास कोई असला नहीं है, जो इनके टारगेट बने, जो जिनको इन्होंने ब्लैकमेल किया, ह्यूमन शील्ड बनाया, उन लोगों ने मामला जो है अपने हाथ में ले लिए और एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन ये कहा जाए जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने उनकी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और इसलिए ये जो वो हैं
जो हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, या हमलों की तादाद जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है, या मस्जिद वाला जो वाक़या कल हुआ है वो उस बात का है कि हमने उनकी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप देखें उनकी पॉलिसी की जो माशी पॉलिसी छोड़ के गए हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, तो अवाम का क्या हाल हो रहा है। जिस शिकंजे में हमें फंसा के गए वो IMF के, हमारे हाथ पांव बांध के उनके आगे सारे पाकिस्तान की आवाम को फेंक दिया गया, उसका क्या हाल हो रहा है। अगर ये हो गया और ज़ाहिर है अब खुद जब आप पार्लियामेंट को बताया जा रहा है कि ये गलत फैसला था, अब इससे निपटना कैसे है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आपके यहाँ से हो रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में आकर रीसेटल करने के लिए इनको लाया गया था, तो अगर ये पाकिस्तान से हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से कैसे निपटा जाएगा, अफगानिस्तान से हो रहे हैं तो उनसे कैसे बात की जाएगी, क्योंकि वो तो इनकारी है इस पर। देखें, ये पाकिस्तान से मेरी इतला के मुताबिक ये पाकिस्तान से नहीं हो रही, ये कंट्रोल अभी भी जो उनकी लीडरशिप है वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बैठे हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हमें उनके हाइड आउट्स का, उनके ठिकानों का पता है, और वक्तन फ़क्तन आपने देखा होगा उन ठिकानों के ऊपर जो है हमारी अफवाज जो हैं वो हमले भी करती हैं, एयरफोर्स हमले करती है, बड़ी फौज हमारी हमले करती है। और जिसके बदले में ओरिजिनली स्टेटमेंट आई थी कि ये हमला हुआ है, जो खुरसानी जो हैं उनकी मौत के बाद जो है उन्होंने तहिया किया कि ये हम उसका बदला लेंगे। तो ये सारे लोग जो थे ये सेटल्ड, हमारे यहाँ जो सेटल हो गए हुए हैं या होने आए जो लोग जो हैं उनमें डेफिनेटली इनके सिंपथाइजर्स भी हैं, वो फैसिलिटेटर भी हैं। बहुत से ऐसे लोग थे, जिस तरह मुझे एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल कल की बात है, नाम भी हामिद मीर साहब ने जियो के प्रोग्राम जो कैपिटल टॉक है उन पे नाम भी लिए गए, मुझे इस वक्त याद नहीं है, जो उन्होंने जिनको जहाँ पे आकर रीसेट किया, और वो बड़े बड़े संगीन जराइम में वो लोग जो थे मुलव्वस थे। तो मैं समझता हूं कि अगर हम आज इतराफ़ कर रहे हैं कि पॉलिसी जो है उनकी रीसेटलमेंट की गलत थी, तो ये पॉलिसी जो है PTI ने स्टार्ट की थी। वैसा मगर जब ठीक है, मगर ख्वाजा साहब जब PTI ने की तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी सेम पेज पर थी। तो अगर आज आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों को एहसास है, तो फिर क्या इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को भी एहसास है कि हाँ वो गलत पॉलिसी थी और अब इस खतरे से निपटना है? देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त जो कल का वाक़या हुआ है उसके बाद जो है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर ऑन वन पेज। आइंदा आने वाले दिनों में डेफिनेटली NSC की मीटिंग भी होगी और एक कॉमन जो पॉलिसी जो है वो सामने आ जाएगी, आप लोगों के सामने आ जाएगी, अवाम के सामने आ जाएगी, और उस पॉलिसी के ऊपर जो है अमल दरामद होगा। और ये इसके ऊपर हमारी तो कोशिश होगी कि तमाम मकतबा फ़िक्र जो हैं वो एक पेज में आए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने APS के बाद जो है, उस ट्रेजिडी के बाद जो है सारी कौम को एक पेज पे लाए और एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक जहाद शुरू हुआ, और वो जहाज जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ, कराची से लेके गिलगित तक अमन कायम हुआ। देखिए, मैंने असेंबली में भी आज कहा है और मैं आपके सामने भी कहूँगा कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत है हमारी पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान में भी मस्जिदों और नमाजियों पे अटैक नहीं होते, इबादत के वक्त जो है तशद्दुद नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है मस्जिद पे। ज़ाहिर साहब, हमने बहुत हज़ारों लोगों की जानें गंवाई हैं इस मुल्क में। अब ज़ाहिर ये दहशतगर्द तो इस तरीके से हमले करते हैं, उलमा की तरफ से फतवा आ गया, उसके बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं है। तो मगर IG खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि वेल इक्विप्ड हैं, ये रात में भी ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं और रात में भी किस तरीके से टारगेट करते हैं, किस किस्म की इनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि इनको हासिल हो गई है। तो उससे निपटने के लिए कि पुलिस के साथ भी कोऑपरेशन हो, खैबर पख्तूनख्वा में इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि हमें याद है 2008-9 के बाद भी जब इन्होंने दहशतगर्दी का आगाज़ किया तो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को ही टारगेट किया था और उसके बाद शहरी इलाकों में और शहरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। तो ज़ाहिर लोगों में कंसर्न तो है, लोगों में इस वक्त ये खौफ तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको जो मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रक्शंस वाली जो बुकलेट्स दी हुई हैं वो इंडिया ने प्रोवाइड की हुई हैं। वो इंडिया उनको जो है हर किस्म की ट्रेनिंग जो है दे रहा है, जो कि किस तरह ऑपरेट करना है
अगर आपने चलना है, 5 आदमी है, कितना आपने डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है, किस तरह जो है दरख्तों की छांव के अंदर चलना है, ओपन एरिया में किस तरह चलना है, ये सारी बातें जो हैं ओवर द इयर्स उन्होंने सीखी हैं। और साहब, जब तक अशरफ गनी की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत बताती थी कि वो इंडिया की सिंपथाइजर है, इसलिए वो ये सारा का सारा काम करा रही है। अब तो दोस्त हुकूमत है बकौल पिछली हुकूमत के और रियासत के, तो वो भी यही काम करा रही है फिर इंडिया से तालिबान के जरिए। देखिए, मैं अब डायरेक्टली जो है वो इस बात से ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा कि मैं वाई शुड आई जो काबुल हुकूमत को मैं क्यों इल्ज़ाम दूँ। लेकिन ये वहाँ पे डेफिनेटली जो है इनके ताने बाने जो हैं पहले भी मिलते थे इंडिया के साथ तालिबान के। पाकिस्तानी टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद भी जो है वो तमाम तर जो शवाहिद बताते हैं कि उनके ताने बाने आज भी कांटेक्ट जो है इंडिया के साथ है। इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल प्रेजेंस भी है और दूसरी इंटेलिजेंस प्रेजेंस भी है अफगानिस्तान में। साहब, शवाहिद ये भी बताते हैं, जो कि साथ में सीनियर सहाफ़ी भी बताते हैं कि रियासत हमारी समझती रही कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, मगर वो नहीं है, वो एक ही साथ थे, वहाँ इन्होंने कोऑपरेट किया। और अब आप देख लीजिए, तो ये उनको अलग समझना ये फिर दुरुस्त पॉलिसी है, या अब रियासत इस नतीजे पर भी पहुंची है कि ये अलग अलग नहीं है? तहरीक पाकिस्तान जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हलीफ रही। ये तकरीबन 7,000 लोग जो थे उनके साथ जो है सारी जंग में शरीक थे। वो डेफिनेटली दे फील ओब्लाइज्ड टू देम, उनके मशहूर हैं, एहसानमंद हैं कि इन लोगों ने, अब उन्होंने अगर पाकिस्तान में जो है अपनी जंग दोबारा शुरू की है तो डेफिनेटली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में कोई ना कोई ऐसे ग्रुप जरूर होंगे जिनकी हमदर्दियाँ इनके साथ होंगी, सिंपथीज जो है एक्टिवली इनके साथ हैं या वैसे दुआ गो हैं। वो एक अलग बात है, मैं नहीं डिफाइन कर सकता उसको, ना मुझे इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं एक तहरीक तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी एक अलायंस है, और अलायंस जो है वो जब तक एक मोनोलिथिक गवर्नमेंट जो है काबुल में नहीं आएगी, अफगानिस्तान में नहीं आएगी, इस किस्म के स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन देखें, हमने पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या अफगान हुकूमत के साथ दोबारा इस मामले को रेस करेगा? मैं आपको बताता हूँ। We have been raising this issue over last few months with the अफगान गवर्नमेंट जो है। हमें उनसे रिस्पांस जो मिला है वो डिस्करेजिंग नहीं है, हौसला अफजा रिस्पांस है, लेकिन वी हैव टू परसू इट। स्पेशली ये जो ऊपर नीचे जो वाक़यात हो रहे हैं इसके बाद हमें और हम ऑलरेडी वी आर इन टच विद काबुल कि ये इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए, और ये वारदातें जो अक्रॉस दी बॉर्डर लोग कर रहे हैं यहाँ पे आके, या वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, या वहाँ से इनको हदायत मिल रही हैं, ये सिलसिला बंद हो। हम ऑलरेडी इन टच हैं। कल की ट्रेजेडी के बाद हमारा उनसे रब्ता है, और मैं इससे ज़्यादा बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहें रब्ता है, इन टच हैं, देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम ना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।